नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा पर। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूं सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा और जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सभी आप रिवीजन करते जा रहे होंगे। रिवीजन करना नितांत आवश्यक होगा, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको समस्या होने लगेगी। यानी कि जो भी नोट्स आप बनाते हैं वीक में कम से कम एक दिन उसका रिविजन जरूर करें। संडे को लेकर बैठ जाएं और संडे को जितना भी आपने पढ़ा है सारे के सारे का रिवीजन एक बार करें। फिलहाल हम प्यारे दोस्तों बात करने वाले हैं एक ऐसे पिलर के बारे में, एक ऐसे स्तंभ के बारे में जो कि हमारा न्यायिक व्यवस्था के बारे में बताता है। यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय को जब पढ़ने का काम करते हैं, उच्चतम न्यायालय कहें, सर्वोच्च न्यायालय कहें, सुप्रीम कोर्ट कहें, सभी का मतलब एक ही होने वाला है। तब मैंने आपको बताया होगा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं आपकी दृष्टि दौड़ाने का काम कर चुका हूं, लेकिन अब जो हम थोड़ा सा जानेंगे, आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कुछ अनुच्छेद ऐसे होते हैं हमारे संविधान के अंदर जो हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि प्यारे दोस्तों एक अनुच्छेद की मैं बात करूं, जो अनुच्छेद हमारा रहने वाला है, वैसे तो अगर हम आर्टिकल 124 की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 124 की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 124 ही सबसे अहम होता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। यानी अगर आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अनुच्छेद 124 को पढ़ लेते हैं तो यही सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 124 अनुच्छेद के अंतर्गत ज्यादातर चीजें जो सुप्रीम कोर्ट की हैं वो 124 के अंतर्गत ही दे दी गई हैं। तब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट कौन सा अनुच्छेद रहने वाला है? सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट जो अनुच्छेद रहता है वो 124 रहता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है या कौन से अनुच्छेद ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो आप ध्यान रखेंगे वैसे तो 124 से लेकर 147 तक पढ़ते हैं, लेकिन 124 ही सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहां से सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद शुरू हो जाते हैं और अगर शुरू हो जाते हैं तो गठन आदि के बारे में सब कुछ इसके अंदर ही दिया गया है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अनुच्छेद होता है? 124 अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग कह रहे थे सर इसके बीच में भी तो कुछ अनुच्छेद बचते हैं, तो देखिए मेरी बात सुनिएगा। जैसे कि बहुत से अनुच्छेद होते हैं जिसका कहीं ना कहीं जिक्र आगे आना है, या जैसे कि मैं मान लीजिए कोई भी अनुच्छेद पढ़ा रहा था, जैसे कि मैं लोकसभा पढ़ा रहा था, राज्यसभा पढ़ा रहा था, तब मैंने 108 का जिक्र वहां कर दिया था। तो ऐसा नहीं होता कि आप पॉलिटी जब भी पढ़े उसको क्रम में पढ़ें, यानी कि अनुच्छेदों के हिसाब से हमें पॉलिटी नहीं पढ़ना होता, हमें टॉपिकों के हिसाब से पॉलिटी पढ़ना होता है। अगर आप अनुच्छेदों के हिसाब से पॉलिटी पढ़ोगे तो फिर 365 के 365 अनुच्छेद पढ़ने चाहिए। जब उसमें से हमें कुछ अनुच्छेद छोड़ने भी होते हैं और हमें टॉपिक के हिसाब से अपना यहां पर पॉलिटी को पढ़ना आवश्यक होता है, तो हम हिसाब से पॉलिटी के टॉपिकों के हिसाब से ही यहां पर पढ़ने का काम करेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 124 जैसे कि मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद अगर कोई है तो वो 124 है। 124 सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय का होगा, यानी उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं, मतलब एक ही रहने वाला है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान हमें कहां मिलेगा? इस 124 के अंतर्गत मिलेगा। 124 के अंतर्गत हमें क्या क्या मिलेगा? एक तो इसकी स्थापना के बारे में बताया जाएगा और इसके गठन के बारे में बताया जाएगा। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके आधार पर 1774 में कलकत्ता के अंदर एक न्यायालय बना था। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। उसके बाद 1935 का शासन अधिनियम आया था और 1935 के शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में एक यहां पर हमारे यहां पर संघीय न्यायालय बना था। क्या बना था? एक संघीय न्यायालय बना था। यह बात मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं, एक संघीय न्यायालय बन चुका था। उससे बीच में अगर हम बात करें तो 1862 में कुछ हाई कोर्ट की स्थापना भी हो चुकी थी, जिसके बारे में मैंने बताया था। कलकत्ता हुआ, मुंबई हुआ, मद्रास हुआ, ऐसी जगह पर 1862 में कुछ हाई कोर्ट की स्थापना भी हो चुकी थी। लेकिन ये जो संघीय न्यायालय था 1937 वाला, यही बाद में सुप्रीम कोर्ट बनके हमारे सामने उभरेगा। और जो संघीय न्यायालय बनेगा, सुप्रीम कोर्ट बनेगा, वो कब बनेगा? 28 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट बनके हमारे सामने आएगा। निश्चित रूप से बात अभी तक की इतनी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और इसकी बात करें तो जो 1774 का था, इस 1774 के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हुए वह एलिजा एम्पे हुए और 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में जो न्यायालय बना इसके मॉरिस गुएर नाम के यहां पर
प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बनने का काम करा। यहां पर हीरालाल जे कानिया, एच जे कानिया प्रमुख मुख्य न्यायाधीश बनने का इन्होंने यहां पर काम किया। तब प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप एच जे कानिया, हीरालाल जे कानिया उन्हें आप कह सकते हैं। फिलहाल आइएगा, अगर इसने यहां पर बात की है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में, तो कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण होगा? निश्चित सी बात है 124 सबसे महत्वपूर्ण होगा। है क्या? इसके अंदर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे 1, 2, 3, 124 का 1, 124 का 2, 124 का 3, इस तरह से। तो 124 का 1 में क्या लिखा है? भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, मतलब उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। देखो, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होगा, जो हमारा उच्चतम न्यायालय होगा, ये इस उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में कहां पर कहा गया है? तो आप कहेंगे सर इसके गठन के बारे में अनुच्छेद 124 के बारे में कहा गया है। 124 में ही यही बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मुख्य न्यायाधीश होगा। कैसा? एक मुख्य न्यायाधीश होगा। 124 में ही यही बात कही गई है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और एक मुख्य न्यायाधीश जो होगा उस मुख्य न्यायाधीश के साथ कुछ अन्य न्यायाधीश भी होंगे, और ये अन्य न्यायाधीश कितने होंगे इस बात का निर्धारण कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर इस बात का अन्य वाले का निर्धारण करने का काम संसद करेगा, आपकी पार्लियामेंट करेगी। यानी कि ये अच्छे प्रश्न यहां से बनाकर आपको देकर जाएगा। जैसे कि आप ध्यान रखेंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? भारत में 124 के अंतर्गत होगा। इसका गठन कब हुआ है? तो वैसे तो इसका इतिहास हम बता ही चुके हैं। वैसे 28 जनवरी 1950 को जो आज के समय में सुप्रीम कोर्ट है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे लालो क्या होने वाला है? इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश रहने का काम करते हैं। ये मुख्य न्यायाधीश जो होगा इसकी नियुक्ति के बारे में हम निश्चित रूप से अभी पढ़ेंगे। आखिरकार ये कैसे चुना जाता है, किस तरह से आता है, कितनी इसकी उम्र होनी चाहिए, इस सब चीज पर हम बात करेंगे। लेकिन अन्य न्यायाधीश जो होंगे इनकी संख्या कितनी होगी? तो इस संख्या का निर्धारण करने का काम किसका है? इस संख्या का निर्धारण करने का काम संसद का है। जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी तक कुल 6 बार इनकी संख्या को बढ़ाया गया है, और वर्तमान में जैसा कि आप सभी जानते हैं अगर टोटल कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात करूं तो आप कह सकते हैं 33+1 कुल न्यायाधीशों की संख्या इस समय है। यानी कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आपको इतनी सारी बात जाननी है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, इस पर तो हम बात करने वाले हैं। अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगा। ये सबसे ज्यादा सुपर बेस्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अन्य न्यायाधीश होंगे इनकी संख्या कितनी रहेगी? 30 रहेगी, 12 रहेगी, 15 रहेगी, 100 रहेगी, 10,000 रहेगी? कितने न्यायाधीशों की संख्या रहेगी संसद के ऊपर निर्भर करता है। वो जितने चाहे बढ़ा सकती है जब उसे लगेगा कि अब कार्य ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है। आज इस स्लाइड के माध्यम से हम इतना कुछ पढ़ने का काम करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा क्या किसी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड व्यक्ति को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों को मैं आपको हल कराऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट के अंदर यहां पर न्यायाधीश है, उस हाई कोर्ट वाले न्यायाधीश को क्या सुप्रीम कोर्ट में सेवा देने का अधिकार होगा? इन सब चीजों पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। फिलहाल हमने जाना है अनुच्छेद 124 का यहां पर जो सब क्लॉज 1 दिया है उसको हमने पढ़ने का काम किया है। जरा आगे आइएगा, आगे बात करते हैं। अब इसके बाद 124 का 2 आपसे क्या कहता है? ये कहता है कि 2 अनुसार, यानी 124 के धारा 2 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। एक सामान्य सा प्रश्न बनेगा कि सिर्फ ये बताओ सर, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो आप क्या कहोगे? सर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चुनने का काम जो किया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यह सीधा सीधा फैक्ट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन चुनेगा? राष्ट्रपति चुनेगा। लेकिन
लेकिन मेरी बात को गौर से समझने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है यहां पर, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाने के लिए, चुनने के लिए एक व्यवस्था अपनाई जाती है। उस व्यवस्था को कहा जाता है कोलेजियम व्यवस्था। क्या कहा जाता है? कोलेजियम व्यवस्था। ध्यान रखेंगे, ये कोलेजियम व्यवस्था जो होती है, कोलेजियम व्यवस्था क्या होती है, इस बात को मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल राष्ट्रपति को इस बात का क्या पता कि कौन सा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला है, कौन सा व्यक्ति नहीं बनने वाला। तब जो कोलेजियम व्यवस्था होगी, इस कोलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश इस पीठ के अंदर बैठेगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। मुख्य न्यायाधीश का मतलब, जैसे कि मानो आज के समय में मैं मुख्य न्यायाधीश हूं और मेरे बाद जो अगला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, तो मैं कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल होऊंगा और मैं अपने साथ एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीशों को लेकर एक कोलेजियम सिस्टम बनाया जाएगा। और कोलेजियम सिस्टम इस बात का निर्धारण करने का काम करेगा कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा। और जब यह कोलेजियम सिस्टम जो होगा, जब ये कह देगा कि यह व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनना चाहिए, राष्ट्रपति इसी के नाम पर हस्ताक्षर कर देंगे और वही व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। तो कोलेजियम व्यवस्था है क्या? कोलेजियम व्यवस्था कुछ नहीं है, इसके अंदर एक कमेटी बनाकर, एक व्यवस्था बनाकर एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों को बैठाकर इस बात पर चर्चा की जाती है कि अगला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाना चाहिए, और उसी व्यक्ति के नाम पर, जिसको कोलेजियम चाहता है, उसी व्यक्ति के नाम पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं और वही व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनने का काम करता है। तो निश्चित रूप से आपको यह बात समझ में आई होगी कि जब तक राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, कोलेजियम वाले चुने गए व्यक्ति पर हस्ताक्षर करने के बाद, और कुछ यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि वह व्यक्ति जो होगा उसका पद कब तक धारण कर सकेगा, वह तब तक पद धारण कर सकेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं इसकी आयु के बारे में, और आयु जो होगी, इसकी अधिकतम आयु का प्रावधान दिया जाएगा 65 वर्ष। अधिकतम आयु कितनी? 65 वर्ष तक यह व्यक्ति यहां पर बनकर रह सकता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक बनकर रह सकता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा आर्टिकल 124 ही हमें कहने का काम करता है। आपसे प्रश्न बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। अगर जो योग्यताएं चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए, उन योग्यता को कोई 40 साल का व्यक्ति अगर कंप्लीट कर लेता है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति 60 साल का उन योग्यताओं को पूरा करता है तो वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं आखिरकार वह योग्यता है कौन कौन सी। आइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं 124 का 3 अनुच्छेद, जो आपसे कहता है कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अहर्त होगा तब वह भारत का नागरिक हो। यानी कि अगर आप योग्यताओं के बारे में बात करें कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश बन सकता है, तो सबसे पहले उसकी योग्यता होनी चाहिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी भारत का नागरिक जो होगा वही तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटेन के व्यक्ति को लाकर आप सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का काम करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब वह सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और आप जानते हैं वह सामान्य सी बात तो अन्य सभी के लिए समान होती है कि वह व्यक्ति पागल दिवालिया ना हो। यहां पर ऐसी सारी योग्यता तो चाहिए, लेकिन 2 प्रमुख योग्यता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए चाहिए। क्योंकि आप भी कह सकते हैं सर हम भी तो भारत के नागरिक हैं, क्या हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं? तो बन सकते हैं आप, लेकिन 2 योग्यता अगर आपके पास हो, 2 योग्यता आपके पास हो जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है। पहली योग्यता है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी उच्च न्यायालय, उच्च का मतलब होता है हाई कोर्ट, उच्च का मतलब होता है हाई कोर्ट, जैसे कि यूपी का हाई कोर्ट हो गया, जैसे कि चंडीगढ़ का हाई कोर्ट हो गया, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हो गया, ऐसे हाई कोर्ट। यानी कि किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यानी कि देखो, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए रास्ता पहला कहां से खुलेगा? तब आप किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो, एडवोकेट वकील नहीं। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको अगर मुख्य न्यायाधीश बनना है
अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको पहले हाई कोर्ट से आपका रास्ता सुप्रीम कोर्ट के लिए आएगा और आप हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 5 वर्ष तक या 2 से अधिक हाई कोर्टों के अंदर भी रह सकते हैं। 5 वर्ष तक क्या रहे हो, मुख्य न्यायाधीश बनकर रहे हो। जब हाई कोर्ट के अंदर आप 5 वर्ष तक मुख्य न्यायाधीश बनकर रहोगे तो ध्यान रखिएगा आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब यहां पर मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता पार कर चुके हो। आप हाई कोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां आप मुख्य न्यायाधीश बन सकते हो। पहला तो हुआ ये। दूसरा, एक और आपके पास अगर यहां पर योग्यता है तो एक योग्यता के आधार पर और भी मुख्य न्यायाधीश आप बन सकते हो। किसी उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के अंदर किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता एडवोकेट वकील रहे हो। यानी कि अगर आप हाई कोर्ट के अंदर 5 वर्ष तक मान लीजिएगा न्यायाधीश नहीं रहे किसी हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर दूसरे आपके पास एक और योग्यता होनी चाहिए कि आप किसी हाई कोर्ट के अंदर इस बार 10 वर्ष, कितना 10 वर्ष। और अगर किसी हाई कोर्ट में अगर आप 10 वर्ष तक वकील एडवोकेट यानी अधिवक्ता रहे हो तो फिर आप इस आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट के यहां पर मुख्य न्यायाधीश बन सकते हो। यानी न्यायाधीश के लिए आपको यहां पर भी आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। यानी हाई कोर्ट से ही हम कह सकते हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की नजर में कोई व्यक्ति अगर विधि का अच्छा ज्ञाता होगा तो वह व्यक्ति भी तीसरे आधार पर आ सकता है। लेकिन 2 प्रमुख बिंदु कौन कौन से होंगे, यही 2 बिंदु होंगे। या तो 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो या 5 वर्ष तक वह व्यक्ति न्यायाधीश रहा हो हाई कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए उसके रास्ते खुल जाते हैं। दोनों योग्यता जो अहम होती हैं आपको ध्यान रखनी होंगी। आइएगा 124 के 4 पर आते हैं। 124 का अनुच्छेद 4 क्या कहता है? 124 का 4 कहता है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाएगा साबित कदाचार या असमर्थता। मतलब या तो व्यक्ति वह साबित उस पर कदाचार हो जाए कि वह क्या कर रहा है, किसी भी मामले में सही डिसीजन नहीं दे रहा है। देखो किसी बच्चे ने डाउट पूछ रखा था साबित कदाचार असमर्थता के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं कि या तो वह व्यक्ति ऐसा हो कि किसी डिसीजन को सुनाने के लिए वह यहां पर सही डिसीजन नहीं देना चाह रहा हो, जो न्यायपालिका जो स्तंभ है उसका उल्लंघन करने का काम कर रहा हो, या असमर्थता का मतलब है कि वह व्यक्ति सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से मानसिक रूप से समृद्ध ना हो, तब असमर्थता के आधार पर उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, देखो ऐसे नहीं हटाएंगे कि ये साबित कदाचार किस आधार पर लगेगा, आखिरकार ये पता कैसे चलेगा साबित कदाचार है असमर्थता। तो ध्यान रखिएगा इसको हटाने के लिए संसद का प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन। देखो है क्या मामला, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, गौर से समझिएगा। देखिए 1 मिनट में आपको समझ में सारा का सारा व्यवस्था आ जाएगी। मान लीजिए हमें यहां पर किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, ये आपका राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति होगा, मोटा समझ लो राष्ट्रपति होगा। ये आपका लोकसभा होगी, मान लो लोकसभा होगी, ये मान लो राज्यसभा होगी। तो देखो राज्यसभा से मानो 2/3 से कोई 2/3 से ये पारित कर दिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वह साबित कदाचार के आधार पर काम कर रहे हैं, असमर्थता है उन्हें, तो 2/3 से यहां पर पास करें, 2/3 से यहां पर पास करें, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया जाएगा। यही है कि साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यहां पर महाभियोग जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना होगा, हमें इन्हीं दोनों शब्दों का प्रयोग करना होगा जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया हम पढ़ रहे होंगे। आइएगा 5 में हम क्या पढ़ते हैं, 124 के 5। दरअसल 124 ही अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 124 का 5 कहता है कोई व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डायरेक्ट बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद धारण किया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवेदन का कार्य
नहीं करेगा। ये आपको थोड़ा सा भाषा ऐसी ही लिखी हुई मिलेगी, मैं इसको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, ये कहना सिर्फ इतनी बात को चाह रहा है कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बार मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा, वह व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद किसी अन्य न्यायालय में जाकर एडवोकेट, वकालत, अधिवक्ता के रूप में सुनवाई करने का कार्य नहीं करेगा। सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि जो व्यक्ति एक बार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन गया, वो अन्य किसी न्यायालय में जाकर सुनवाई करने का काम नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हितों का टकराव यह रहने वाला होगा। आप इसे सामान्य भाषा में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मानो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इस टाइम पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाते समय मानो कि आपने अपने शहर में कोई कोचिंग खोल ली, और कोचिंग खोलने के बाद आप वहां पर पढ़ाने लगे, और आप मुझसे पढ़ लेते हो, उससे करते भी है इस काम को। वैसे आप मुझसे पढ़ने के बाद अपनी कोचिंग में अगर उस चीज को पढ़ा रहे हो, और मैं आपकी कोचिंग में जाकर पीछे बैठ जाऊं, तो आप कहोगे सर ये हितों का टकराव है, आप हमारी कोचिंग में नहीं बैठ सकते। दरअसल वही कुछ यहां पर ऐसा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके पास नॉलेज कितनी होगी, अच्छा विधि का ज्ञाता होगा। और अगर वही व्यक्ति किसी हाई कोर्ट के अंदर जाकर वकालत करने लगे और कानून की बात सामने बैठे वाले हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बताने लगे, तो निश्चित सी बात है जो वकालत कर रहा होगा, जो मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो किसी के सामने जाकर वकालत कर रहा होगा, नॉलेज तो बहुत होगी, तो सामने वाला व्यक्ति उसकी बात को काट नहीं सकता। इसलिए यहां पर ये आधार रखा गया। तब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के बाद कोई व्यक्ति अन्य किसी न्यायालय में सेवा नहीं दे सकता? आप कहेंगे 124 के 5 में। वैसे तो हाई कोर्ट का जो व्यक्ति होगा, हाई कोर्ट का व्यक्ति अपने न्यायालय में नहीं दे सकता। जैसे कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट का व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनता है, तो वह इलाहाबाद के में नहीं दे सकता, एमपी के में जाकर दे सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नहीं दे सकता, किसी अन्य न्यायालय में जाकर यहां पर अपनी सेवाएं। निश्चित रूप से 5 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं 127 क्या है। अनुच्छेद 127, देखिए आप कहेंगे सर 124 का 25 बताओ, 26 बताओ, 27 बताओ। मेरी बात सुनो, पहले आप उन चीजों पर कवर करो, उन चीजों को ध्यान से सुनो जो मैं आपको समझा रहा हूं। और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सारे अनुच्छेद पढ़ने का कोई औचित्य होता ही नहीं है, जिन पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वैसे मैं डायरेक्ट यहां से प्रश्न बता सकता हूं, प्रश्न ये बनेगा, लेकिन पहले अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा कि अनुच्छेद किस में लिखा है। ये जब आपके दिमाग में अच्छी चीज जाएगी। देखो अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ का मतलब होता है तुरंत। जैसे तदर्थ एक कमेटी बनती है, तदर्थ कमेटी, ऐसे ही हम कह सकते हैं तदर्थ का मतलब होता है तुरंत। आइएगा जानते हैं मामला क्या है। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त ना हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की न्यायमूर्ति के परामर्श कर लेने के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी ऐसे पद पर रख सकता है जहां वह चाहे। सामान्य भाषा में मेरी बात को समझो, मैं स्पष्ट इसको करता हूं। देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मानो कोई ऐसी स्थिति आई जब कार्यभार बहुत ज्यादा हो गया, और कार्यभार बहुत ज्यादा होने की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वह कार्य को नहीं संभाल पा रहे। तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या लगा कि अगर हमें 2 न्यायाधीश और मिल जाएं जिससे कि हम अपने काम को और सुचारू रूप से कर सकें, तो उसने सोचा कि 2 न्यायाधीश मैं कहां से लेकर आऊं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता पड़ी 2 अन्य न्यायाधीशों की। तो जब 2 अन्य न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता पड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, ध्यान से सुनिएगा, बस यही प्रश्न बनेगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का पहुंच सकता है। हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश किस तरह सुप्रीम कोर्ट में यहां पर फॉर्मेलिटी के तौर पर अस्थायी रूप से न्यायाधीश बन सकता है, यही प्रश्न यहां से बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मानो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ी, तो मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? मुख्य न्यायाधीश इस बात को कहेंगे राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति से लेंगे अनुमति। राष्ट्रपति से क्या लेंगे? राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, और राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाएगी तो वो देखेंगे कि कौन से हाई कोर्ट से कुछ न्यायाधीशों को उठाकर मैं सुप्रीम कोर्ट का कार्य दे दूं, किस व्यक्ति को हाई कोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट का कार्य दे दूं जिससे सुप्रीम कोर्ट का कार्य संभाल सके। जब मानो उन्हें लगा कि भाई यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर काफी न्यायाधीश है, तो उन्होंने लगा कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट से मैं कुछ न्यायाधीशों को ले लेता हूं। इलाहाबाद के
हाई कोर्ट से कुछ न्यायाधीशों को ले लेता हूं और इनसे सुप्रीम कोर्ट का काम संभलवाता हूं। तो पहले तो जब इन्हें आवश्यकता थी तो इन्होंने राष्ट्रपति से अनुमति ली थी। अब ये जैसे ही इलाहाबाद की तरफ देखा तो इलाहाबाद के अंदर अब जो मुख्य न्यायाधीश होगा, इलाहाबाद के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश होगा, इस मुख्य न्यायाधीश से लेंगे अनुमति कि आपके यहां हाई कोर्ट से मुझे कुछ न्यायाधीश चाहिए जिनसे मैं सुप्रीम कोर्ट का काम संभलवाना चाहता हूं। अगर इन्होंने अनुमति दे दी तो अनुमति देने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य यानी कि न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अनुसार काम दिया जा सकता है। यानी 127 के अनुसार किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यह काम करने का काम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करेंगे और इसकी पहले अनुमति राष्ट्रपति से लेंगे और राष्ट्रपति से लेने के बाद उसके बाद अनुमति मुख्य न्यायाधीश से उससे लेंगे जहां से ये न्यायाधीशों को लेकर आना चाहते हैं हाई कोर्ट के, उस हाई कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश से भी यहां पर अनुमति लेने के बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 127 कहता है। आशा करता हूं दिमाग के अंदर फीड हो गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हो गया होगा और आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो उम्मीद करता हूं कि कोई समस्या होने वाली नहीं है। यहां पर वही चीज इसने लिखने की कोशिश की है और उसी चीज को मैं आपको बताने का काम कर रहा हूं। यानी कि उपस्थित रहने के लिए, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए वह लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं। वही चीज है, उसका न्यायमूर्ति नामोदिष्ट के आधार पर उतनी बैठकों में कोई समस्या नहीं। बस इतना ध्यान रखो जो मैंने चीज आपको समझाई है वही 127 के अंदर दी गई है। 128 में आइए, 128 में अभी तक तो आपने देखा था कि जब कोई व्यक्ति जिसको आवश्यकता पड़ी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आवश्यकता पड़ी तो उसने हाई कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर और संबंधित हाई कोर्ट से अनुमति लेकर, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेकर। 128 में क्या है मेरे टाइगरों? उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। यानी अगर आप मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश रहे हैं या फिर आप न्यायाधीश भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्यभार ज्यादा बढ़ा, तो कार्यभार ज्यादा बढ़ने पर आपको चाहे तो रिटायरमेंट होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है। ऐसा अनुच्छेद 128 के अंतर्गत दिया गया है। यानी सेवानिवृत्त का मतलब है जो व्यक्ति रिटायर्ड हो गए हैं उनको भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है। यह अनुच्छेद 128 के अंतर्गत दिया गया है। आइएगा जरा जानते हैं। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ध्यान रखिएगा वही चीज है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय में या फेडरल न्यायालय में के न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर चुका है या ऐसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की, उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने की सम्यक रूप से आहृत है, मतलब योग्यता पूरी करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे इस प्रकार का अनुरोध किया जाता है, बिल्कुल सामान्य भाषा में समझो इस अनुच्छेद 128 को। सीधा बताता हूं मामला है क्या कि अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो गया और रिटायर्ड होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लग रहा है कि हम को और न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो क्यों ना जो व्यक्ति अभी 6 महीने 1 साल पहले रिटायर हुआ है उस व्यक्ति को थोड़े दिन के लिए हम कार्य पर बुला लें। तो कार्य पर बुलाने के लिए राष्ट्रपति से पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अनुमति लेगा और अनुमति लेने के बाद उस व्यक्ति का एक लेटर भेजेगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेवा देना चाहते हैं। तो वह व्यक्ति चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेवा देने के लिए आ सकता है जो पहले रिटायर हो चुका है। ऐसा अधिकार हमें अनुच्छेद 128 देता है। कौन सा देता है? ऐसा अधिकार हमें 128 देता है। यही बात बस बताने वाली है कि 108 के अंदर, क्योंकि प्रश्न देखिए क्या बनेगा, प्रश्न सीधा बनेगा। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्या कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में सेवा दे सकता है? तो आप कहेंगे हां दे सकता है। इससे पहले शायद आप कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड एक बार न्यायाधीश से हो गया तो दोबारा वह सेवा नहीं दे सकता, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि फौजी रिटायर होने के बाद दोबारा जॉब ज्वाइन नहीं करता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है तो वह आर्टिकल 128 के आधार पर अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आवश्यकता है तो
तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा भी सेवा दे सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा और उम्मीद करता हूं आप ध्यान भी रखेंगे। 129 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई बात है, अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो 2 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से हमेशा पूछे जाते हैं। वैसे 3 पूछे जाते हैं, अभी 2 बताऊंगा, एक अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहला तो 124 ही पूछ लिया जाएगा, इसको तो आप उड़ा के रख दोगे, सारा मामला है इसके अंदर है। दूसरा पूछा जाएगा 129, तीसरा देखो पूछा जाता है 143। ठीक है, 3 पूछे जाते हैं, 2 अभी हमने जाने हैं। 129 के बारे में अभी बात करते हैं। इसके बारे में मैं कहूं तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। कैसा होगा? अभिलेख न्यायालय होगा, ये शब्द जोड़ा गया है। यानी 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। सर अभिलेख क्या होता है? अभिलेख में होता है कि जब भी कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा, तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है ये ऑफ ही रह जाता है, और जब ये ऑफ रह जाता है तो मैं पूरी क्लास लेकर जब बैठ जाता हूं तो देखता हूं कि पूरी क्लास पढ़ा दी लेकिन आवाज ही नहीं गई, फिर वीडियो डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ती है, इसलिए चेक कर लिया कहीं ऑफ तो नहीं है। तो देखिए, अभिलेख का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वह डिसीजन इसके सारे के सारे लिखित रूप में रखे जाएंगे। और मानो देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अभिलेख क्या होता है कि इस अभिलेख का मतलब होता है कि जो और न्यायालय होंगे वो इसी के आधार पर अपने डिसीजन देने का काम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि न्यायिक व्यवस्था जो है हमारे देश के अंदर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। पहले हाई कोर्ट होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होगा, और हाई कोर्ट के बाद जो होंगे वो अधीनस्थ न्यायालय होंगे। ये बात मैंने आपको बताई है, नहीं बताई है? बिल्कुल बताई है। तो 129 के अनुसार क्या है मेरे लालो? 29 के अनुसार यहां पर जो अभिलेख न्यायालय है, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इस बात को मैंने आपको बताया। अब देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में कोई डिसीजन दिया तो हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देखकर अपना डिसीजन देगा। फिर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो भी हाई कोर्ट को देखकर यहां पर अभिलेख यानी कि डिसीजन देने का काम करेंगे। तब हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा, हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब देखिए, प्रश्न में आपको और ज्यादा इसको सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, बिल्कुल सामान्य भाषा में समझो, एग्जाम्पल से के माध्यम से मैं तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूंगा, ये मुझे विश्वास है। देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूं। मानो किसी व्यक्ति के गाल पर आपने एक तमाचा खींच दिया, उसके बाद क्या होगा? वो तुम्हारे गाल पर खींच देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर एग्जांपल समझो। किसी व्यक्ति के गाल पर तुमने एक तमाचा खींच दिया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात चली गई। एग्जांपल से समझाना है मुझे, वैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे नहीं जाती, नीचे से जाएगी, पहले अधीनस्थ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो, मानो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको मैं 6,000 रुपए का आप पर जुर्माना लगाता हूं, आप पर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाता हूं, और आप पर जुर्माना लग गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। अब क्या हुआ? तमिलनाडु के अंदर, मान लो तमिलनाडु के अंदर फिर से किसी व्यक्ति ने यहां पर किसी और व्यक्ति के गाल पर एक तमाचा खींच दिया। अब तमाचा खींचने के बाद अब ये बात पहुंची अधीनस्थ न्यायालय में, किसी वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आदि में पहुंची, या मान लो हाई कोर्ट के अंदर ये बात पहुंची तमिलनाडु वाली। अब तमिलनाडु ने क्या किया? कहा यहां पर कि आपने अगर किसी व्यक्ति के गाल पर तमाचा खींचा है तो मैं आप पर 7,000 रुपए का जुर्माना लगाता हूं। कितने रुपए का? 7,000 रुपए का जुर्माना लगाता हूं। अब देखिए, अब क्या होगा? अब यहां पर जो 6,000 रुपए का जुर्माना किसी समय पर आप पर लगाया गया था, उसी अपराध के लिए यहां पर 7,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। अब इस बात की दलील दी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, उसके द्वारा दिए गए सारे डिसीजन लिखित रूप में रखे जाते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसी अपराध के लिए अगर 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया तो आप 7,000 रुपए का नहीं लगा सकते। इसी का मतलब होता है ये एक अभिलेख न्यायालय है। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आधार पर अन्य न्यायालय अपना डिसीजन देने का काम करते हैं, और इसके जो भी डिसीजन होंगे वो लिखित रूप में रखे जाएंगे। और अनुच्छेद 129 पे इसी बात को कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसके सारे के सारे डिसीजन, सारे के सारे निर्णय जो होंगे वो लिखित रूप में रखे जाएंगे, और इनके आधार पर ही अन्य न्यायालय अपना डिसीजन देने का काम करेंगे। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह से एक बात समझ आई होगी कि अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट 129 के अनुसार। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 129 लिखता क्या है।
अनुच्छेद 129 लिखता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसके अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय सभी शक्तियां होंगी। मतलब इसकी अवमानना नहीं कर सकते। दरअसल देखो मामला क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 6000 रुपए का जुर्माना लगाया और हाई कोर्ट ने या अधीनस्थ न्यायालय ने 7000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, तो ये अवमानना करना ही तो हो गया, ये बेइज्जती ही तो करनी हो गई सुप्रीम कोर्ट की। इसने 6 लगाया, इसने 7 लगा दिया, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा दिया ना। इसी को कहा जाता है अवमानना करना, अवमानना। ठीक है, अवमानना करना। तो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। 129 के अनुसार आपको इतना भी ध्यान रखना होगा। आइएगा 130 को जानते हैं। 130 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का स्थान। देखिए उच्चतम न्यायालय दिल्ली में, यानी कि यह कहां पर है? उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अंदर है। इसका मुख्य हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां है? इलाहाबाद मत बताइएगा। एक बच्चे से मैंने पूछ लिया ऐसे चलते फिरते, मैंने कि हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहां है? और अच्छी बात ये थी, तैयारी कर रहा था कंपटीशन की, मतलब थोड़ा सा नाजुक सा बच्चा था, इतना फाइटर नहीं था। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहाँ है? बोले सुप्रीम कोर्ट तो लखनऊ में है और हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सामान्य से प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो आप उनको गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि हर राज्य का हाई कोर्ट अपना अलग होता है। 2 राज्यों को मिलाकर भी एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो एक है सिर्फ, और वो कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। और इसकी जो मुख्य ब्रांच है वो दिल्ली के अंदर है। लेकिन इसकी पीठ को अगर हम चाहें तो दिल्ली के अलावा भी आवश्यकता पड़ने पर दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा मुख्य न्यायालय है, जो हम जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, वो दिल्ली के अंदर है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसकी पीठ को कोई दूसरी जगह भी स्थानांतरित कर सकते हैं, दूसरी जगह भी इसकी पीठ को बनाकर उस जगह से भी सुनवाई कर सकते हैं। आज तक के इतिहास में सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से उठकर किसी और जगह पर गया हो। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन हैदराबाद में पीठ लगाकर बनाए थे। कहां पर? हैदराबाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट लग चुका है। और हैदराबाद के अलावा एक बार श्रीनगर के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर पीठ लगाकर अपने डिसीजन सुनाने का काम किया है। तो पीठ लगाकर तो कर सकता है, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? मुख्य बिल्डिंग इसकी दिल्ली के अंदर रहने वाली है। आइएगा उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानों में अवशिष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियुक्त करे। यानी हैदराबाद और श्रीनगर जो हो जाएगा वह मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जी से अनुमति लेकर दूसरी जगह पर इसकी पीठ लगाई जा सकती है। वैसे हमारा कहां सुप्रीम कोर्ट होगा? सीधी सीधी बात है, दिल्ली के अंदर रहने वाला होगा। उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइएगा 131 में देखते हैं। आइए 131 कहता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच, या देखो है क्या मामला, स्पष्ट समझो कि इसके क्या है। 131 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की कुछ शक्तियां दी गई हैं। क्या है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच, या अभी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, आपको एक ही बात में समझते रहो, या 2 या 2 से अधिक राज्यों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में। अब सुनो मेरी बात को, बिल्कुल इस पर ध्यान मत दो। 131 क्या था? ये 131 ये था कि अगर मानो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और ये मानो भारत सरकार है, ये मान लो भारत सरकार है, ठीक है। तो मानो कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का कोई मामला हो, तब कौन सुनवाई करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। दूसरा, मानो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है मानो उत्तराखंड से, यानी यूके से, तब हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच का मामला हो और भारत सरकार के बीच का मामला हो, तब भी सुनवाई कौन करेगा?
तब भी सुनवाई करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। दो राज्यों के बीच में हुए विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। दो राज्यों के बीच में हुए विवाद का या दो राज्यों एवं सरकार के बीच में हुए विवाद का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक राज्य या भारत सरकार के बीच में हुए विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। बस यही बात आपको यहां लिखी गई है। यानी जब भी दो राज्यों का आपस में विवाद होगा, सुप्रीम कोर्ट यहां पर विचार करेगा, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। दो राज्यों और भारत सरकार के बीच में विवाद होगा, तब सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। एक राज्य और भारत सरकार के बीच में अगर विवाद होगा, तब भी यहां पर न्याय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा करने का अधिकार है। 131 में इससे ज्यादा कुछ खास नहीं है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आइएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? देखो, प्रश्न पूछा जाएगा दो राज्यों के बीच में विवाद कैसा हो सकता है? दो राज्यों के बीच में विवाद कैसा हो सकता है? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कावेरी नदी आदि है, उनके बीच में नदी का विवाद हो जाता है। जैसे मान लो ये हरियाणा है, ये हरियाणा है आपका, हरियाणा में मानो ये यमुना है और यमुना को यहाँ पर हरियाणा वालों ने कहा कि हम यमुना को ऐसे उत्तर प्रदेश में नहीं जाने देंगे, हम तो ऐसे निकालेंगे इस यमुना को रोककर। तो हो गया नदी विवाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अंदर सिंचाई व्यवस्था यमुना से होती है। हो गया नदी के ऊपर विवाद। अब इस विवाद को कौन निपटारा करेगा? अब इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट निपटारा करने का काम करेगा। तो दो राज्यों के बीच में ऐसे विवाद होते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, नदी का विवाद हो सकता है। ठीक है, चलो 138 अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 138 में है उच्चतम न्यायालय अधिकारता की वृद्धि, यानी कि उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में किसी के संबंध में ऐसी अधिकारता अतिरिक्त और शक्तियां होंगी जो संसद में विधि द्वारा प्रदान करें। देखो 138 वैसे तो कुछ खास नहीं है, इसके बारे में अभी आपसे बात करूंगा। 138 से पहले मैं आपको लेकर आना चाहता हूं 143 पर। चलो पहले 138 के बाद 141 को देखते हैं, चलिएगा। देखिए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो होगा, सबसे महत्वपूर्ण यहां पर आर्टिकल है, जिस आर्टिकल को आप 143 कह सकते हो। 143 आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण होगा। 143 को जानो, ना ही 138, ना ही 141, ना ही 142, सिर्फ 143 सबसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 143 ये बड़ा फेवरेट होता है तुम्हारा, 143 है और कुछ, हाँ, आर्टिकल 143 बड़ा महत्वपूर्ण है ये 143 143। वैसे आप इसको एक शब्द से जानते हो, 143 143 आपके दिमाग में आ ही गया होगा, मैं ही क्या बताऊं। ठीक है, चलिए, वैसे वो किसी से भी हो सकता है। तो देखो, आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। देखो 143 अनुच्छेद में क्या है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा, क्योंकि देखो राष्ट्रपति कानून के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानते होंगे, लेकिन कानून के बारे में उन्हें कौन बताएगा? वैसे तो कानून के बारे में वह अपना वकील भी रखते हैं, लेकिन अब ऐसी चीज पर उन्हें कानून के बारे में जानना है जो कि वकील से भी ऊपर की बात है। तब हम क्या कहेंगे कि राष्ट्रपति क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और ये सलाह लेने का जो अधिकार है राष्ट्रपति का, ये कौन से अनुच्छेद के अनुसार उन्हें मिला है? 143 के अनुसार। और 143 के अनुसार उन्हें क्या शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने पर, सुप्रीम कोर्ट की इस सलाह को मानने पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाएगा कि क्या 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो क्या दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे? तब आप कहेंगे नहीं, बाध्य नहीं होंगे, चाहे तो उसको लागू करें, ना चाहे तो ना लागू करें। सलाह लेने का अधिकार 143 के अनुसार है। ये 143 आपसे पूछा जा सकता है, 129 आपसे पूछा जा सकता है, 124 आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रमुख होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। इसके मामले में हम आगे बात करते रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको जितना मैंने आपको आज बताया है उतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज को मैं आगे लेकर चल रहा हूं, जहां से लगता है कि ये चीज काम की है उसे तुरंत ऐड करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये चीज जब आपके सामने बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी जब मैं इस पर आपको प्रश्न लगवाऊंगा। और प्रश्न लगवाने का काम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पहले एक बार आपको पॉलिटी तो कम से कम कंप्लीट कराई दूं। 5-6 क्लास लास्ट मान लीजिएगा कि पॉलिटी में लगेंगे। 5-6 क्लास में अगर हम पॉलिटी खत्म कर पाए तो पॉलिटी खत्म करने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन ही लगवाना
करवाना शुरू करूंगा और क्वेश्चन सारे के सारे एक अच्छे लेवल के होंगे, कांस्टेबल लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठाकर हम चलेंगे और सिर्फ प्रश्नों पर बात कर रहे होंगे कि यहां से प्रश्न किस तरह का बन सकता है, यहां से किस तरह का प्रश्न बन सकता है। और बहुत सी चीज ऐसी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा जो मैंने आपको बीच बीच से बताई होंगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा और डायरेक्ट वहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा गया होगा। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के होंगे जो पूछे गए होंगे, उनमें मैं अपनी तरफ से भी कुछ प्रश्न डालूंगा और प्रश्नों पर महासंग्राम करेंगे, प्रश्नों पर महासंग्राम करेंगे। बहुत प्रश्न मैं पॉलिटी में लगवाने वाला हूं, लगभग 1000 क्वेश्चन मैं आपको लगवाऊंगा, 30 क्वेश्चन डेली लगवाया करूंगा। उससे आपकी कोई तैयारी इतनी जबरदस्त हो जाएगी जिसका कोई अनुमान तुम्हें भी नहीं होगा। इसलिए आप अभी क्या करेंगे, आप अभी सिर्फ सिलेबस पर ध्यान रखें और आप रिवीजन करते रहें। रिवीजन करने के साथ साथ आपकी तैयारी बहुत ठीक हो जाएगी। और जब मैं आपको प्रश्न लगवाया करूं, आपका स्कोर अगर मैं 30 क्वेश्चन लगवाया करूं तो 28, 27, 29, 28, 27, 29 इतना आपका स्कोर पहुंचना चाहिए जब मैं आपको प्रश्न लगवाऊं। इसलिए रिवीजन करते रहिएगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपको मैं एक बार कंप्लीट पढ़ा के फिर 15 दिन सोचूं कि हाँ ठीक है भाई रिवीजन कर लो, अब मैं 15 दिन बाद क्वेश्चन लगाऊंगा। नहीं, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा अगले ही दिन से पहले चैप्टर से, संविधान का पहला चैप्टर संविधान की मांग से प्रश्न लगवाना शुरू कर दूंगा। एक दिन में टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाऊंगा, एक दिन सिटीजनशिप पर, एक आर्टिकल 1 से 4 तक, एक दिन 5 से 11 पर, एक दिन यहां पर हम नीति निर्देशक तत्वों पर। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आऊंगा। इसलिए रिवीजन करते रहें, स्कोर अच्छा जाना ही जाना चाहिए जब मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊं। चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, चीजों को ठीक से करते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिएगा। बस बेस्ट ऑफ लक।